स्टील की छड़ों से ढकी यातना का उपकरण आध्यात्मिक स्तर पर नन के पाप मिटा सकता। मौली एक बुरी महिला होनी चाहिए। मौली ने मठ के नियम तोड़े, इसीलिए उसे ऐसी विकृत सजा मिली जिसने उसके दिल को छू लिया। याद है जब पहली बार उसने छाती की बेल्ट पहनी थी, तब डीन ने खुद उसके पीछे एक गांठ बांधी थी, क्योंकि यह न केवल लड़की के पहले परिपक्व होने का सम्मान था, बल्कि यह प्रशिक्षक द्वारा लगाया गया पहला नियंत्रण रस्सा भी था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई और किशोरावस्था में आई, द्वारा उठाई गई जंगली बच्ची डीन के हाजत के लिए घास का टुकड़ा ढूंढना पड़ा। अचानक जैसे ही वह नीचे बैठी, उसने देखा कि माली शाखाएं काटने आ रहा है। उसने जल्दी से पैंट ऊपर खींची, पर शरीर की शर्मिंदगी छिपाना मुश्किल था। छिपने की जगह बहुत कम थी। आखिरकार उसे अलमारी मिली जो तत्काल समस्या का समाधान लगी। उसने चारों ओर देखा कि कोई नहीं है और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। जल्द ही दोपहर का भोजन समाप्त हुआ और नन्हों ने प्रार्थना के दौरान एक चीख सुनी। पता चला कि गंध इतनी तेज थी कि इससे पहले कि यह ठंडा हो, इसका पता चल गया। लेकिन यह पूरी तरह उसकी गलती नहीं थी। किसी ने उसे शौचालय का उपयोग नहीं सिखाया था। अब तक वह अभी भी बहुत उलझन में दिखती थी। नन्हों ने डीन की ओर देखा। स्पष्ट था कि पवित्र स्थान को अपवित्र करने वालों को 7 गुना सजा मिलेगी। छोटी मौली को एहसास हुआ कि गलत जगह पर हाजत करने से बड़ी मुसीबत हो सकती है। इस पवित्र स्थान में डीन सर्वोच्च ईश्वर के समान थी। शायद बचपन से पिटने की आदत के कारण वह सड़क पर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए डीन की जांघों से लिपट गई। सौभाग्य से डीन एक दयालु व्यक्ति थी। वह केवल उसे एक छोटी सी सजा देना चाहती थी। उसकी साफ बड़ी आंखों को देखकर डीन को अपना बचपन याद आ गया। इस समय छोटी मौली नहीं जानती थी कि इस सुंदर महिला के कारण उसकी किस्मत बदलने वाली है। डीन ने उसका नाम दोहराया। उसकी आंखें प्यार से भरी थीं, लेकिन वह मेज पर रखी एक पेंटिंग से आकर्षित हो गई। अंधेरे में यह उसके असाधारण जीवन का प्रतिबिंब भी था। चित्र में व्यक्ति का नाम संत अगाथा था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें उसने संत बनने के लिए खुद को समर्पित किया। अगाथा की आग में दर्दनाक मौत हुई। छोटी मैरी तुरंत सोच में डूब गई, क्योंकि वह भी एक रहस्य छिपाई थी। एक बड़ी आग ने उसकी माँ और बहन की जान ले ली थी। छोटी मैरी ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस याद किया कि वे हमेशा झगड़ते थे। दरअसल मैरी 1900 में सिसिली में रहती थी। गरीब परिवार में पली और भूख लगने पर चुपके से ताजे अंडे खा लेती थी। हर बार माँ जांच करती और वह थप्पड़ खाने को आम बात मान चुकी थी। की बहन पर इतनी मेहरबानी थी कि उसे एक मोटा बच्चा बना दिया जो जूते भी नहीं पहन सकता। उसे सिर्फ बोझ समझा जाता। खेत के काम और गालियां ही मिलती और सोने को भी सिर्फ पैरों के नीचे जगह मिलती। फिर भी रात का अंधेरा उसका सबसे खुशी का समय था, क्योंकि वह चुपके से बहन के नए कपड़े पहनकर छत पर आजादी से घूम सकती थी। उसे आसमान के हर तारे का नाम याद था। लेकिन आज रात माँ ने उसे पकड़ लिया और अगले दिन उसे दरवाजे के बाहर बांध दिया गया। माँ बहन को सजाकर पड़ोसियों के साथ शहर में चर्च के भोज में ले गई। नींद में पता नहीं कितना समय बीता। उसने एक आदमी को स्कर्ट पहने आते देखा। दाढ़ी वाला आदमी वास्तव में छोटी मैरी का पिता था, जो अक्सर घर नहीं आता था। आखिरकार उसे छुड़ा लिया गया, लेकिन तुरंत उसने देखा कि पिता की आंखें ठीक नहीं लग रही। ठीक उसी समय माँ और बहन अचानक शहर से लौट आईं। पिता की वापसी का स्वागत नहीं हुआ, लेकिन छोटी मैरी को पहली बार ध्यान मिला। यहाँ तक कि उनके झगड़े देखकर उसने पिता के साथ खड़े होने का फैसला किया। अनजाने में ये उसके बुरे सपने की शुरुआत थी। उसने देखा कि माँ और बहन को दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन उसके मन में थोड़ी उत्तेजना थी। छोटी जैस्मीन को पिता के कामुक जीन विरासत में मिले, लेकिन उसने दूसरे पक्ष का विकृत रूप देखा। अचानक वह मात्र 9 साल की थी और जानवरों का खिलौना बन गई। जब उसने भ्रम में आंखें खोलीं, तो पाया कि शरीर पर खून के कारण पूरी दुनिया काली हो गई थी। लेकिन उसने धीरे से माँ कहा, जिससे पिता के खर्राटे रुक गए। घबराहट में उसने मिट्टी के तेल का दीपक भूसे पर गिरा दिया। जैसे ही वह लोगों को बचाने जाने लगी, अचानक माँ की पिटाई याद आई। वह हिचकिचाई। ये नरक जैसा घर नहीं चाहती थी। फिर भी अनबुझती आग देखकर परिवार छोड़ भाग गई। इस समय वह अपने अंधेरे और दर्दनाक अतीत से भी भाग रही थी। वह तब तक दौड़ी जब तक थक नहीं गई, फिर घास पर गिरकर सो गई। निश्चित रूप से छोटी जैस्मीन बहुत भाग्यशाली थी। अगले दिन उसे मठ के माली ने खोज लिया। जागने पर उसने चर्चा सुनी। घर में उसकी बहन और माँ के जले शव मिले थे। डॉक्टर ने जांच की। पुष्टि हुई कि आग से पहले उसका उल्लंघन किया गया था। उसका भाग्य उस कीट जैसा था जिसे मनुष्य अपनी हथेली पर खेलता है। अनाथालय जाने से बचाने के लिए मठ ने उसे कुछ समय रखा। उसे अलग बिस्तर और सुगंधित साफ कपड़े मिले। पहले वह भोजन हड़प लेती थी। मठाधीश ने ननों को शिष्टाचार सिखाने को कहा और उसे देखकर वे मातृवत हो गईं। नर्सरी गीत गाने लगी। 3 महीने बीत गए। वह मठ के नीरस जीवन की खुशी बन गई। मठाधीश ने विरोध के बावजूद उसे नन्हों में शामिल किया। छोटी जैस्मीन ने उत्साहित होकर माली को यह खबर दी, जो मठ में उसका सबसे करीबी व्यक्ति था। उसका सपना हकीकत बना और उसके उच्च वर्ग में प्रवेश का मार्ग रोशन हुआ। उसमें ज्ञान की तीव्र इच्छा थी। जल्द ही डीन का विशेष स्नेह मिला। भूकंप में डीन ने दूसरों को छोड़ उसे अकेले अपनी बाहों में सुरक्षित रखा। भूकंप का स्रोत मठ के पास ज्वालामुखी विस्फोट था और छोटी चमेली डीन की देखरेख में बड़ी हुई। ज्वालामुखी शांत होते ही छोटी चमेली एक सुंदर युवती बन गई। उसका जीवन तेज गति से आगे बढ़ा, एक ऐसे पवित्र स्थान में जहां केवल कुलीन ही प्रवेश कर सकते थे। यह पसंदीदा जंगली बच्ची स्पष्ट रूप से ननों की ईर्ष्या का पात्र बन गई। जैसे ही डीन बाहर जाते, वह अमीर लड़कियों के उपहास का केंद्र बन जाती। जब अन्य बाहरी रंगीन दुनिया की बातें करते, वह केवल शर्मिंदगी से मुस्कुरा सकती थी। क्षण चमेली के हृदय में हीनता ने कुलीन वर्ग तक पहुँचने का बीज बो दिया। अचानक रात में उसे दरवाजे के नीचे एक कार्ड मिला। प्रेम के शब्दों से भरा और सुनहरे बालों का एक टुकड़ा संलग्न था।
चमेली पत्र की छेड़छाड़ से बेचैन हो गई। अगली सुबह उसने संदिग्ध संदेशवाहक को देखा जिसने स्वयं उससे मिलने की पहल की। ईर्ष्या का खेल था और बताया कि डीन उदार है और मठ में सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। हालांकि दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा संदेशवाहक ने ईर्ष्या का अपराध किया, संकट टला, पर उसका दिल अब हलचल में था। उसने पास के माली को ढूंढा, कुएं के पानी में अपना असली रूप देखने के लिए। क्योंकि मठ में दर्पण नहीं थे, यह शारीरिक आकर्षण पर आध्यात्मिक प्रतिबंध था। वह केवल दूसरे के वर्णन से जान पाई कि वह राजकुमारी जितनी सुंदर थी। स्पष्ट है, इस कठोर मठ में चमेली की युवा अज्ञानता कभी भी नियमों को तोड़ सकती थी। डीन के साथ अकेले में वह अपने दिल की सच्ची भावनाएं व्यक्त करने से खुद को परिणाम स्वरूप उसने निषेध तोड़ा और डीन ने पश्चाताप में उसे दूर धकेल दिया। क्षण से वह अनाथ जंगली बच्चा धीरे धीरे राख से उगे कांटों वाले एक राक्षस में बदल गया। हालांकि जल्द ही उसे अपने आवेग का दंड मिल गया। मन के यातना उपकरण में छुरा घोंपने के बाद उसे अंधेरे इकबालिया कक्ष में कैद कर दिया गया और सीने से बहता खून उसे याद दिलाता रहा कि उसे ठंडे महल में भेज दिया और शारीरिक पीड़ा में बिताती। यहाँ तक कि उसका भोजन भी सिर्फ दूध की रोटी बन गया। जब उसने पुजारी को आते देखा तो बचपन की शरारतें याद आईं, इसलिए बीमार होने का नाटक किया और बगीचे में आधे दिन की सैर का मौका पा लिया। उसे डीन की क्षमा की उम्मीद थी, लेकिन दरवाजे की दरार के नीचे उसने एक कठोर काट। इतने बड़े अंतर का सामना करते हुए उसे या तो खुद को डुबोना था या खुद को बदलने का रास्ता खोजना था। इसलिए अगले दिन टहलते समय वह माली के सामने कुएं में कूद गई। मुक्ति का मौका पाने के लिए उसने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी जान दांव पर लगा दी। इस बार वह जीत गई और माली ने उसे फिर से मौत की रेखा से वापस खींच लिया। आखिरकार वह डीन से मिली और फिर से विशेष देखभाल पाने लगी। लेकिन अचानक ईर्ष्यालु के कुछ शब्दों ने उसे फिर से गहरी खाई में धकेल दिया। अगर मैं इस समय तुम्हें समुद्र तट पर छोड़ सकता तो कभी तुम्हारा दोस्त न रहता। तुम्हें मुझे छोड़ने से पहले बहुत डरना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जोर से रोती हूँ। मौली की हताश योजना का भंडाफोड़ हो गया और डीन निराश होकर चले गए। जल्द ही उसने पाया कि ईर्ष्यालु व्यक्ति डीन का चहेता बन गया था। वह चुपके से उसके कमरे में घुसी और पाया कि नोट पर लिखावट बिल्कुल एक जैसी थी। तब उसे समझ आया कि उसे फंसाया गया है और उसने गुस्से में दूसरे की गर्दन पकड़ ली। इस तरह की चालबाजी के लिए उसका बदला लेने का तरीका भी अजीब था। उसने बिना कुछ कहे एक ही काटने में दूसरे के मुंह को काट लिया। लेकिन इस बार डीन ने अपने पाले हुए मेमने से धैर्य खो दिया और उसे अनाथालय वापस भेजने का विचार किया। वानली मजबूत था और वह फिर से अपनी पुरानी चालें चलने लगा। गरीब घुटने टेकने का दिखावा डीन की नजर में एक घृणित व्यवहार बन गया है और सभी ने उसके लिए एक रास्ता सोचा है। वयस्क होने पर वह दर्जी या हाउसकीपर बन सकती है। माँ बेटी का यह नाजुक रिश्ता अब पूरी तरह टूट चुका है। मौली की आखिरी धमकी फेंक मीवान के बिस्तर के राज जानना था। डीन का आवेगी थप्पड़ उन्हें भी मौत के करीब ले आया। मौली ने अपने पुराने सरल एसवू को अलविदा कहा और तूफानी रात में एक कठिन निर्णय लिया। वह टॉवर में छिपी, डीन को देखते ही बाहें फैलाई, अपनी दूसरी माँ को गले लगाया, फिर चुपचाप उन्हें नीचे धकेल दिया। अगले दिन चाई वई शहर में कैद उसे हथियारिन ने जगाया। डीन के टॉवर से गिरने की खबर सुनकर वह इतनी दुखी हुई कि बेहोश हो गई। जल्द ही अंतिम संस्कार में शामिल हुई। मौली की किस्मत अचानक बदली। अनाथालय जाने की जगह नए निदेशक ने कहा कोई उसे लेने आएगा। जो भी हो, अब मुझे एक बिल्कुल अलग जीवन का सामना करना होगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद माली को अलविदा कहा और भ्रम में एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ी। कार उनके ग्रहणघर के गेहूं के खेतों से गुजरी, जहाँ रिश्तेदारों और मठाधीश की मृत आकृतियां दिखाई। ड्राइवर की आवाज पर जाग गई। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके सामने एक विशाल महल था जिसका अंदरूनी हिस्सा अत्यंत सुंदर और शानदार था। वास्तव में उसका अपना कमरा था और बिस्तर के पास रस्सी खींचते ही नौकर हाजिर हो जाता था। बिस्तर के बाहर का दृश्य भी मठ से बिल्कुल अलग था। इस समय मौली को एहसास हुआ ये उच्च वर्ग का जीवन था। हर जगह ऐसी नई चीजें थीं जो उसने कभी नहीं देखी थीं। यहाँ तक कि गद्दा भी नरमी से उछल सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी, ऊपरी मंजिल से समय समय पर धीमी गर्जना सुनाई देती थी। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, लेकिन इस विचित्र रात में वह हमेशा घंटियों और बकरियों की आवाज सुन। उसने उन पशुओं को देखा जिन्हें उसने बचपन में जलाकर मार डाला था, जैसे वे उसकी बहन और माता पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और वह मठाधीश जिसे उसने टॉवर से धकेल दिया था, हमेशा उसके पीछे मृत नजरों से घूरता रहता। इस समय मौली को नहीं पता था कि उसकी यात्रा इस व्यक्ति द्वारा जीवन काल में की गई व्यवस्था के जवाब अगली सुबह जल्दी मिल गया। उसका पहला परिचय एक विनम्र आकृति से हुआ। सबसे पहले उसने एक सुंदर कुलीन युवती को देखा जिसने भी उसी जिज्ञासा से मौली को देखा। बस एक हल्की मुस्कान के साथ पिंजरे में कैद दो दिल एक दूसरे के करीब आ गए। जल्द ही वह परिवार की मुखिया राजकुमारी गैया से मिली, जिनके पास अपार धन और शक्ति थी। मौली की सुंदरता ने उन पर अच्छा प्रभाव डाला। तब उसे पता चला कि पास खड़ी लड़की का नाम शियाओ माँ था और वे दोनों मठाधीश के साथ इस परिवार की 3 पीढ़ियां थीं। उसे कुछ समय रहने के लिए आमंत्रित करने का कारण यह था कि राजकुमारी जानना चाहती थी कि उनकी बेटी एक साधारण नन से क्यों प्रेम करती है। उनका मित्रवत व्यवहार मौली को एक ऊंचे स्तर की जांच लगता था। के बाद एक सवाल, सभी उसे मठाधीश की हत्या के संदिग्ध के रूप में जांच रहे थे। अच्छा हुआ कि वह वाकई दुखी थी और टॉवर की रेलिंग के पुराने होने का बहाना बना सकी। इसके बाद उसे अत्यंत सावधान रहना पड़ा। डर था कि एक छोटी गलती उसे अंधकार में धकेल देगी। वह केवल जागीर के चर्च में छिपकर एक अत्यंत धार्मिक नन बनने का प्रयास कर सकती थी। यहाँ तक कि टट्टू के बारे में जिज्ञासा पर भी उसने सोच समझकर सावधानी पूर्वक जवाब दिया। इस निष्कपट कैनरी की मदद से उसने जल्द ही जागीर को नए नजरिए से देखा।
उसने यहाँ के सभी नियम याद कर लिए, जैसे कि डीन का कमरा अभी भी रोज साफ किया जाता है। टट्टू वास्तव में अपनी माँ से नफरत करता है। राजकुमारी के शब्दों का विरोध नहीं किया जा सकता और यहाँ तक कि लाडली पोती को भी आज्ञाकारी होना चाहिए। एक चर्च जितना बड़ा तोता बगीचा भी है, जहाँ परिवार की 3 पीढ़ियों के कई राज दफन है। टट्टू जानबूझकर अपना लंगड़ापन छिपाता है, स्कर्ट से भारी और बदसूरत पैर ढकता है, लेकिन दूसरे की बेफिक्री उसे मोहित करती है और दुखी होने पर बच्चे जैसा हो जाता है। टट्टू, क्या जल्दी है? अचानक राजकुमारी को उसके साधारण कपड़े नापसंद थे। उसे सुंदर पोशाक पहनने का आदेश दिया और उसे मोदी नाम दिया। अनजाने में यह शब्द शापित का अर्थ रखता था, इसलिए नौकरों की मदद से उसने अपनी पहली सुंदर पोशाक पहन ली। इस क्षण वह फूट फूट कर रो पड़ी। नौकरों ने गलती से सोचा कि उसने अपने विश्वास को त्याग दिया है, लेकिन यह तो मोदी के रूपांतरण की शुरुआत थी। वह हमेशा अभिनय करती थी, केवल नौकरों के सामने ही अपना बचाव कम करती। ड्राइवर ने उसे विश्वसनीय माना और बताया कि वह एक भगोड़ा है। विश्वास जीतने के लिए उसने अपना रहस्य भी बताया कि उसका कभी कोई करियर नहीं था। ईमानदारी का परिणाम जल्द मिला। जब वह ड्राइवर के दरवाजे से गुजरी तो उसे रोका गया। उसने कहा वह मठ नहीं लौटना चाहती। सोचा कोई समाधान मिलेगा, पर यह तो मूर्ख बड़े भाई का प्रेम प्रस्ताव था। ड्राइवर राजकुमारी से उनके प्रेम की घोषणा कर सकता था और उसे जागीर में रहने की सिफारिश कर सकता था। उसका मठ में मिला प्रशिक्षण निश्चित रूप से राजकुमारी को प्रभावित करेगा। हालांकि मौली ने मुस्कुराते हुए दोनों के बीच के रिश्ते को बिल्कुल सही तरीके से संभाला। मौली वास्तव में इन शब्दों से प्रेरित हुई थी। उसे पता चला कि राजकुमारी हर नौकर पर चोरी का आरोप लगा रही थी, तो उसने खाता बही को साफ करने में मदद करने की पेशकश की। लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरे पक्ष की नजर इतनी तेज थी। ऐसा लगता था कि उसने मौली के मन की इच्छा को भांप लिया था। हालांकि वह जल्द ही जागीर के प्रबंधक कारमेन से मिली। वह बचपन से यहाँ काम कर रहा था। राजकुमारी के कई परेशान करने वाले नौकरों को संभालता था। इस बार वह गवाह बनने आया था, पूरे हस्ताक्षर समारोह को देखने के लिए। पता चला कि मौली को बुलाने का असली कारण था डीन की वसीयत पर हस्ताक्षर करना, जिससे उसे हर साल 1800 लीरा का आजीवन भत्ता मिलेगा। लेकिन अगर वह धार्मिक जीवन छोड़ देती है तो यह पेंशन तुरंत रद्द हो जाएगी। तर्क के हिसाब से यह प्रतिबंध भी उचित है। मौली ने बिना हिचकिचाहट के आसमान से गिरी कलम से हस्ताक्षर। आने वाले दिनों में मौली ने परिवार के कई रहस्यों का पता लगा लिया। हर रात जो दहाड़ वह सुनती थी वह राजकुमारी के कैद राक्षस बेटे की थी। युद्ध के कारण राजकुमारी के पति और बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। बेटी का कारमेन से प्रेम संबंध था और उनकी एक बेटी छोटी माँ भी थी। ये परिवार के लिए शर्म की बात थी। डीन दोबारा शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए भावनाओं को दबाने वाला कॉन्वेंट ही एकमात्र विकल्प था। तब उसे समझ आया कि उसके सपने वास्तविकता के प्रतिबिंब थे। वह डीन की छाया से कभी मुक्त नहीं हो सकती, जैसे कोई हमेशा उसे देख रहा हो। अच्छा हुआ कि छोटी माँ के आने से इन यादों को बाहर निकलने का रास्ता मिला। वास्तव में पहली रात जब वह राजकुमारी के ताबूत में गई, उसने पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई। अगर जंगली बच्चा रातों रात फीनिक्स बनना चाहता है तो उसे क्रूरतम हथियार का इस्तेमाल करना होगा। अपनी सस्ती जिंदगी दांव पर लगाई और खुद को खूंखार कसाई में बदल लिया। जब उसका वस्त्र गिरा, उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, सिर्फ पूरी जागीर को सिंहासन में बदलने की आग थी। दोनों इस तरह एक साथ आए, तब से जागीर में 2 खुश प्राणी रहते हैं। लेकिन समय बीतता गया और मौली ने पलक झपकते हुए कहा, जब मठ में लौटने का समय आया तो महिलाओं ने अलगाव को एक मामूली बात समझा। राजकुमारी ने अत्यंत उदासीनता दिखाई। केवल टट्टू ही भावनात्मक उलझन में फंसा रहा। गहराई में आमंत्रित होने पर उसका दिल जीवन भर की सुरक्षा और सच्चे प्यार के बीच उसने आवेग में दूसरे को चुना। उसने रहने का एकमात्र तरीका सोचा और बिना सोचे समझे दरवाजे से बाहर भागकर सीधे ड्राइवर की बाहों में गिर गई। हम आपको ढूंढ रहे थे। ड्राइवर के आश्चर्य से उबरने से पहले ही दोनों ने साथियों की मदद की पुकार सुनी। ऊपर पहुंचकर मौली ने देखा कि कैद राक्षस फिर से उन्मत्त हो गया था। अचानक उसे देखकर वह धीरे धीरे शांत हो गया। शायद उसकी सुंदरता ने दूसरे के दिल के अनियंत्रित जानवर को वश में कर लिया था। अंधेरे में मौली ने रहने की एक और उम्मीद देखी। उसने इस जंगली हिरण जैसे मूर्ख ड्यूक को एक विनम्र भेड़ में बदल दिया था और यही मौली की अमीर परिवार में प्रवेश की सुनहरी कुंजी बनेगी। हालांकि मेहमान के रूप में उसका समय समाप्त हो चुका था, फिर भी उसने ईश्वर की इच्छा मानकर राजकुमारी के महल में अपने लिए लड़ते हुए कहा कि उसे बचपन से ही बहन की देखभाल का अनुभव है। इसलिए राजकुमारी की अनुमति से मौली को कुछ सप्ताह और रहने का अवसर मिला। बाहर से वह शांत दिखती थी, पर भीतर से खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने तुरंत टट्टू को यह खुशखबरी सुनाई और फिर दोनों बेफिक्र हो गए। लेकिन अचानक टट्टू के पिता कारमेन से आमने सामने हो गए। उसे अंततः पता चला कि राजकुमारी ने उन्हें क्यों नहीं निकाला। उनकी अद्वितीय प्रबंधन क्षमता के कारण वह ड्यूक की देखभाल करते हुए जागीर के कामकाज सीखने लगी और बड़ी बहन को खुश रखने में दिन रात लगी रही। 2 दिन में ही उसने राजकुमारी के लिए हिसाब किताब संभाला और उसके प्रयासों का फल मिला। जल्द ही कारमेन को अध्ययन कक्ष में बुलाया गया, क्योंकि राजकुमारी ने मौली को जागीर प्रबंधन में शामिल करने का निर्णय लिया था। कारमेन के विरोध के बावजूद हुआंगक्वान के दबाव में उन्हें इस छोटी शिष्या को साथ लेने पर सहमत होना पड़ा। लेकिन मौली को घटनास्थल पर पहुंचने पर ही एहसास हुआ वह कभी भी मठ के बाहर किसी समाज के संपर्क में नहीं रही थी। सीखने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। अच्छा हुआ ये खेत के काम उसने बचपन में किए थे, इसलिए वह जल्दी ही परिचित हो गई। लेकिन जब पशु बलात्कार जैसे विवाद हुए तो उसे कारमाइन जैसे मजबूत आदमी पर निर्भर रहना। इसके अलावा उसे ड्राइवर की भावनात्मक इच्छाओं से भी निपटना पड़ा, जिससे उसकी खोई मासूमियत की परवाह नहीं थी और बार बार उसे अपने गांव लौटकर नया जीवन शुरू करने को कहता। वह अपना वार्षिक भत्ता भी छोड़ सकती है, तो ऐसा अविश्वसनीय गरीबी का जीवन दुर्लभ कैसे हो सकता है? वह अभी भी बेहोशी का उपयोग करती है और थोड़े से एहसान पर मूर्ख बड़े भाई को स्पेयर टायर समझती है। मूर्ख ड्यूक फिर से पागल और बेकाबू हो गया। इसलिए पुरानी विधि से गृहस्वामी ने विधवा किसान महिला से मदद मांगी, लेकिन वह उसके सामने आ गई।
बाद में बड़ी बहन की कहानी से पता चला कि यह आपातकालीन योजना सबको पता थी। उसकी योजना जोखिम नहीं ले सकती थी, उसे मूर्ख ड्यूक के साथ बंधना ही होगा। इसलिए उसने भेष बदला, लंबी दूरी चलकर किसान महिला का घर खोजा और अपनी बचत निकाली, केवल उसकी कई वर्षों की जानकारी खरीदने के लिए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे एक अविश्वसनीय कहानी मिली। यह सब विडंबना से भरा था और मॉली वापस जाते समय सोच में डूब गई। ठीक इसी समय वह घर लौट रहे कारमाइन से मिल गई। क्योंकि रात हो चुकी थी और उसे अभी लंबा रास्ता तय करना था, मजबूरी में उसने उसे घर छोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर दोनों एक घोड़े पर सवार होकर जागीर की ओर चले गए। उसने पहली बार एक पुरुष की मजबूत बाहों का अनुभव किया और घुड़सवारी भी सीखी। लेकिन जब वे अलग हुए, कारमाइन ने अचानक शादी की शुभकामनाएं दी। चूंकि ड्राइवर ने शराब पीकर अपने दिल की बात कही थी, वह भी इस दोस्त के लिए खुश थी। मॉली यह सुनकर पागल हो गई, लेकिन कारमाइन को लगा कि यह अच्छी बात है। स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष की बात कड़वी थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा ड्राइवर पर निकाला। उसने बेस्वाद स्पेयर टायर को छोड़ दिया, लेकिन मुड़कर घोड़े पर अपना गुस्सा उतार दिया। किसान के शब्द हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। उसे याद दिलाने का समय आ गया था, इसलिए जब वह ड्यूक के लिए पढ़ रही थी तो उसने जानबूझकर अपनी स्कर्ट उठा ली। मॉली की मदद की पुकार कान फाड़ देने वाली थी और वह नौकरों की मदद से जल्दी से वहां से चली गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक नन को अशुद्ध करना पवित्र आत्मा का अपमान है। मॉली फिर से मठ नहीं लौट सकती थी, वरना जल्द ही पूरे चर्च में हंगामा मच जाता। इसलिए उस रात राजकुमारी को स्वयं आना पड़ा और परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सुझाव दिया कि वह जल्द ड्यूक से विवाह कर ले। लेकिन इसका मतलब था कि मठाधीश द्वारा दिए गए आजीवन भत्ते को छोड़ना। हालांकि राजकुमारी जानती थी कि मॉली की महत्वाकांक्षाएं इससे बड़ी हैं, इसलिए उसे पूरी रात सोचने का समय दिया। आशा थी सुबह जल्द जवाब मिलेगा। स्पष्ट था कि राजकुमारी चिंतित थी। मॉली ने तुरंत ही अपना उत्साह छिपाकर सहमति, पर एक शर्त थी, वह गर्भवती नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक और मूर्ख बच्चा पैदा होता तो 100 वर्षों की परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती। मॉली ने सिर हिलाया और राजकुमारी के साथ उसका सौदा आसानी से तय हो गया। और इस समय सबसे ज्यादा खुश था वह, जो बिस्तर के नीचे छिपकर सब कुछ सुन रहा था। अब दोनों को अलगाव का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। दूसरे के जाने के बाद वह अपने दिल में उमड़ते उत्साह को रोक नहीं पाई, और यह सब पाने के बाद उसे एक मजबूत सहायक की जरूरत थी। कुछ ही समय बाद उसने भारी बारिश में कारमेन का दरवाजा खटखटाया। पता चला कि राजकुमारी ने दूसरे पक्ष के सुझाव मानकर ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। यह सुनकर अपनी सावधानी हटा ली, लेकिन स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना ही मॉली का थप्पड़ बारिश की बूंदों की तरह पड़ गया। मुझे लगा कि उसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा है। स्मार्ट लोगों को बातचीत के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। जैस्मीन ने कारमेन को अपना करीबी मित्र बना लिया। उसने बारिश में अपना भेष उतारा और खुलकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रकट किया। लेकिन दोनों के बीच का गर्म संवाद खिड़की के बाहर ड्राइवर ने देख लिया। लोगों की नजरों से बचने के लिए जैस्मीन सुबह जल्दी निकली, पर खेत में पूरी रात उदास रहे ड्राइवर से मिल गई। उसने राजकुमारी से बात करने का बहाना बनाया और उसे धोखे से गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन आधे रास्ते में उसने अपना असली रूप दिखाया और धमकी दी कि वह जैस्मीन की शर्मिंदगी राजकुमारी तक पहुंचा देगा। जब योजना विफल होने लगी तो उसने फिर से चाल चलकर स्थिति बचाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा हो गया। इस समय ड्राइवर का दिल गुस्से से लाल हुआ कि सुबह सुबह किसान का दरवाजा अभी बंद था। जैस्मीन के दिल में अचानक हत्या की आग जल उठी। स्पष्ट था कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ लड़कर ही वह बच सकती थी। इस बार भी जैस्मीन जीत गई। दुर्घटना में ड्राइवर की सांस रुक गई। अब वह कोई जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसने अपना हाथ दूसरे व्यक्ति की नाक के नीचे रखा। सांस न चलने की पुष्टि के बाद उसने दिल की जांच की। उसे अभी भी जीवन की कोई धड़कन महसूस नहीं हुई। अंत में उसने शव की आंखें बंद कर दी। लगता है उसके आसपास केवल बुद्धिमान लोग ही जीवित रहने के लायक थे। जैस्मीन का छोटा संसार अत्यंत शक्तिशाली हो गया और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले वह अपने रास्ते की हर बाधा को कुचल देगी। एक बार फिर मौत से बचने के बाद उसे सुबह 3 बजे 2 नौकरों ने जगाया। राजकुमारी ने उसे अपनी शादी का पोशाक पहनने को कहा। दूल्हा पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्हें सूर्योदय से पहले शादी करनी थी। दरअसल सुंदरी और जानवर का यह अजीब मिलन शाही परिवार का ऐसा शर्मनाक राज था जिसे बाहर नहीं जाना चाहिए। मूर्ख ड्यूक से शादी के पहले ही दिन जैस्मीन ने चुपके से जागीर प्रबंधक का दरवाजा खटखटाया। सोचा था कि कुलीन वर्ग में शामिल होकर इस तरह का आवारा जीवन भी सुखद होगा, लेकिन युद्ध जीतने के बावजूद भी राजकुमारी ने युद्ध में मारे गए अपने बेटे के कारण किसी को जश्न मनाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन सत्ताधारियों के पिंजरे में फंस गई, इसलिए उसने डचेस के नाम पर नौकरों को जीत मनाने के लिए जागीर छोड़ने की अनुमति दी। लेकिन विचारों की बेड़ियों से भी ज्यादा भयानक था। अचानक आया स्पेनिश फ्लू का प्रकोप। यह घायलों द्वारा मोर्चे से लाया गया घातक वायरस था। सबसे अच्छा समाधान था एक दूसरे से दूर रहना। जल्द ही खाना बनाने वाले नौकर बीमार पड़ गए। पुराना प्रबंधक भी कुछ दिनों में ही ले जाया गया। यहाँ तक कि जागीर के करीबी प्रबंधक कारमाइन भी फ्लू से डरकर उससे अंतिम विदाई ली। सभी को मास्क पहनना पड़ा। फिर भी जागीर में सेवा देने वाले नौकर कम होते गए। अचानक इसी समय मॉली को पता चला कि वह गर्भवती है। निश्चित था बच्चा मूर्ख ड्यूक का नहीं था। वह नए जीवन की कल्पना करने लगी, लेकिन राजकुमारी की गर्भधारण न करने की चेतावनी से डरती थी। मोड़ आया एक बारिश की रात, जब तोते के बगीचे की खिड़की पर बिजली गिरी। अंदर की राजकुमारी गिर गई। 4 पसलियां टूटी और बिस्तर पर पड़ी रहीं। अब खाना पीना और देखभाल करना मौली का दैनिक काम बन गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसका बढ़ता पेट छिपाया नहीं जा सका। राजकुमारी ने जब यह देखा तो क्रोधित हुई। उसने मौली को 2 विकल्प दिए, या तो बच्चे को गिराए और सामान्य जीवन जिए, या फिर विरासत खोकर बाहर निकल जाए। लेकिन उसने एक और अधिक कठोर तीसरा रास्ता चुना। उसने जहरीले जंगली फल इकट्ठे किए, विभिन्न घातक सूप बनाना सीखने लगी और किसी को भी आने से रोक दिया, यहाँ तक कि अपनी पोती छोटी घुड़सवार को भी दरवाजे के बाहर। इस समय उसके शब्द आदेश जैसे थे। आखिरकार परिवार में वही एकमात्र सामान्य व्यक्ति। हालांकि राजकुमारी दिन ब दिन कमजोर होती गई,
बिना कुछ छोड़े दान कर दिया। मौली ने यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष किया। अब उसका मौन विरोध कार्रवाई में बदल गया और उसके विरोध का प्रतीक था कि थप्पड़ खाकर भी मुस्कुराते हुए सामना करना। इसलिए कमरे से बाहर निकलते ही उसने तुरंत काले कपड़े पहन लिए। बच्चे और उसकी मेहनत के लिए उसने शाम को यम ब्रांड का जहरीला सूप भेजा। राजकुमारी को राहत मिली, शायद मौत ही उसके अकेले भाग्य से मुक्ति थी। राजकुमारी ने बहू का जहर पी लिया। मौली अपनी बेचैनी से पछता रही थी जब तक राजकुमारी की कमजोर पुकार सुनकर वह सावधानी से उठ खड़ी हुई। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह किसी दुर्घटना की अनुमति नहीं दे सकती थी और इस बार जिन दुर्घटनाओं से वह बचती थी वे अलगाव में नहीं आईं। महामारी के दौरान अंतिम संस्कार सरल था, लेकिन उसने एस्टेट मैनेजर कारमाइन की वापसी देखी। उसे एक बड़ा मामला सुलझाना था, पर बच्चे के पिता शांत और समझदार निकले। मुझे आशा है कि आप दृढ़ रह सकते हैं। मैं आपके लिए सबसे अच्छा काम करूंगा। बच्चे और मौली के निश्चिंत जीवन के लिए कारमाइन ने बुद्धिमानी से पिता बनने का अधिकार छोड़ दिया। क्योंकि वह राजकुमारी के बारे में सब जानता था, वसीयत का महत्वपूर्ण मामला केवल इस करीबी मित्र द्वारा ही ठीक से निपटाया जा सकता था। जल्द ही डॉक्टर, वकील और नोटरी सभी पहुंचे, क्योंकि पूरी जागीर छानने पर भी राजकुमारी के कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिले। कानून के अनुसार छोटे बेटे को विरासत का एकमात्र अधिकार होगा, लेकिन मूर्ख ड्यूक की बुद्धि को देखते हुए सभी संपत्ति का प्रबंधन डचेस द्वारा किया जाएगा। इस पर कारमाइन ने सुझाव दिया कि राजकुमारी की मृत्यु से पहले उसकी मौखिक इच्छा होगी और मौली, जो उसकी देखभाल करती थी, उसके बारे में जानती होगी। आश्चर्यजनक रूप से सभी उपस्थित लोग सहमत हुए और यह पहले से तैयार खेल उसकी लिखी स्क्रिप्ट के अनुसार सफलतापूर्वक चला। उसने राजकुमारी की दान इच्छा बताई और नौकरों सहित सभी के लिए उपहार छोड़े, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा बची और लालची रईस भी खुश हुए। केवल पोती छोटी माँ को आजीवन पेंशन शब्द कड़वा लगा। मौली को मठाधीश की विरासत मिली। उसने सोचा कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य था। जब सब कुछ तय हो गया, कारमेन ने अचानक एक लिफाफा निकाला। दरअसल राजकुमारी ने पहले ही अपनी वसीयत कारमेन को सौंप दी थी, जिसने अपनी अंतरात्मा को बेच दिया था, बस जीवितों को अधिक सहज महसूस कराने के लिए। मौली ने वसीयत की पूरी सामग्री देखी और फिर चुपचाप उसे चूल्हे में फेंक दिया। उसने आखिरकार स्वीकार किया, वह अपनी कल्पना से कहीं अधिक शातिर थी। यह उसका आदर्शों का शोक था, उस स्वयं का शोक जो कभी अच्छा इंसान बनना चाहती थी। कुछ ही समय बाद उसने आखिरकार प्रतीक्षित प्रसव दिवस का स्वागत किया। जीवन की पुकार में मौली ने सफलतापूर्वक एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के साथ उसका और टट्टू का रिश्ता भी गहरा हुआ। दिन पहले से अलग हो गए। मूर्ख ड्यूक ने उसके मार्गदर्शन में दूसरों से व्यवहार करना सीख लिया। यहाँ तक कि निम्न स्थिति के सभी नौकर भी करीबी परिवार बन गए। सौतेली बहन ने छोटे भाई को गोद में लिया। दृश्य अजीब और थोड़ा गर्म दोनों था। कारमेन अभी भी उचित दूरी बनाए रखती थी, हालांकि मौली अभी भी कुछ होने की आशा करती थी। कारमेन ने कुछ नहीं कहा और काम में व्यस्त होने का बहाना बनाकर जल्दी से चली गई। मौली घोड़े पर उसके पीछे गई और पाया कि वह अकेली पेड़ के नीचे बैठी थी। वह अलविदा कहने आई थी। वह अपने पिता के शहर में जाकर समुद्र देखना चाहती थी, यहाँ तक कि जागीर बेचने को तैयार थी, भले ही कारमेन को प्रबंधन के लिए दे दे। मौली के मन में अभी भी लगाव था। पहले की तरह अंतरंगता से विदा होना चाहती थी, लेकिन कारमेन जानती थी वह बेतुका युग लौटकर नहीं आएगा। अपने साथी को दूर जाते देख मौली ने एक नई जीवन योजना बनाई। उसने ड्यूक को नौकरों के हवाले किया और टट्टू और बेटे के साथ बड़े शहर जाने वाली कार में बैठ गई। वह अपने पुराने खेतों से गुजरी। मृत रिश्तेदार और दुश्मन सब उसके हाथ हिलाने से धुंध में विलीन हो गए। यह मौली का अतीत से विदा होना था, लेकिन बड़ा शहर एक ऐसी दुनिया थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। अनपेक्षित रूप से कार से उतरते ही उन्हें शाही परिवार का भव्य स्वागत मिला। टट्टू ने अभी भी कुलीनता और शालीनता दिखाई, लेकिन वह खुद उच्च समाज में बेमेल लग रही थी। उसने शाही सदस्यों को धीरे धीरे दूर जाते देखा और खुद एक अनजान बन गई जिसे कोई ध्यान नहीं देता। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दयनीय दुनिया ने उसे घबरा दिया। वह अपने जीवन के सबसे सुरक्षित आश्रय से भाग गई, लेकिन सामने की भव्य सजावट उसके बेरहमी से पले बढ़े मठ से भी अधिक गंभीर थी। वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे भागी, फिर भी वर्ग भेद को पार करने की इच्छा नहीं छोड़ सकी। उसने अपना भव्य कोट उतार दिया और निम्न वर्ग के जीवन में प्रवेश किया, लेकिन केवल यहीं वह अपने सपनों का समुद्र देख सकती थी। और समुद्र देखने के बाद उसके दिल में महत्वाकांक्षा फिर से जागने लगी और इस अप्राप्य शाही परिवार में जल्द ही मौली के नाम पर एक खूनी तूफान आने वाला था। और यही तो कथित आनंद की कला है।